नमस्कार साथियों। आज हम लोग पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक्ट जो कि ब्रिटिश पेटेंट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1852 है, इसके बारे में समझेंगे। अमेंडमेंट एक्ट इसे इसलिए बोला गया क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश यानी यूनाइटेड किंगडम में पहले से कानून था जिसमें संशोधन करके यह कानून लाया गया, इसलिए इसका नाम ब्रिटिश पेटेंट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1852 है। 15वीं और 16वीं विक्टोरिया अध्याय 83, इसका मतलब समझते हैं। रानी विक्टोरिया के शासनकाल में के 15वें और 16वें वर्ष में जो कानून पारित किया गया उसके अध्याय 83 में यह कानून है ब्रिटिश पेटेंट लॉ एंड अमेंडमेंट एक्ट 1852। यह एक ऐतिहासिक कानून था जिसने यूनाइटेड किंगडम में पेटेंट प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया। इसका उद्देश्य पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, लागत कम करना और अंततः नवाचार को प्रोत्साहित करना था। इस अधिनियम से पहले पेटेंट प्रणाली को अक्सर बोझिल, महंगी और मुख्य रूप से धनी लोगों के लिए सुलभ होने के लिए आलोचना की जाती थी। मतलब ब्रिटिश यानी यूनाइटेड किंगडम में इससे पहले जो पुराना कानून था उस कानून में जो प्रक्रियाएं थी पेटेंट प्राप्त करने के लिए, वह प्रक्रियाएं काफ़ी जटिल थी, काफ़ी महंगी थी। इसी वजह से नए आविष्कारकर्ता को पेटेंट प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती थी, तो वो नए आविष्कारकर्ता को प्रोत्साहित नहीं करता था। इन सभी समस्याओं को ब्रिटिश पेटेंट लॉ एंड अमेंडमेंट एक्ट 1852 में सुलझाया गया और इन सभी चीज़ों को आसान बनाया गया, पेटेंट लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया। हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है पुरानी प्रणाली की जटिलता। पुरानी प्रणाली जो कि यूनाइटेड किंगडम में पहले से थी, वह बहुत पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रियाएं बहुत जटिल थी। पहले यूनाइटेड किंगडम में पेटेंट प्राप्त करने में एक जटिल और लंबी प्रक्रिया शामिल थी, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में अलग अलग आवेदन और मुहरें लगवानी पड़ती थी। इससे प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो जाती थी। हम लोग यहाँ समझते हैं, यहाँ पे 3 देश का नाम दिया गया है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ये तीनों देश को जब सम्मिलित रूप से कहना हो तो हम इसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यानी तीनों देश को जब एक साथ बोलेंगे तो यूनाइटेड किंगडम होगा, लेकिन जब अलग अलग बोलना हो तो अलग अलग देश का नाम आएगा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो इससे पहले जो भी प्रक्रियाएं पेटेंट प्राप्त करने की थी उसमें इन तीनों देश में अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे, अलग अलग फीस जमा करना पड़ता था और अलग अलग आवेदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यही वजह थी कि पुरानी पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है काफ़ी जटिल थी और बहुत लंबी थी, क्योंकि 3 जगह से हमें अप्रूवल लेना है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। इसलिए हम कहते हैं कि 1852 के पहले यूनाइटेड किंगडम में जो पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया थी वह बहुत ही जटिल थी और समय लेने वाली थी और महंगी भी प्रक्रिया थी। आगे है उच्च लागत। अभी हम जस्ट बताएं कि 3 जगह आवेदन करना होता था, तब जाके पूरे यूनाइटेड किंगडम में जो है पेटेंट का जो है अधिकार मिल पाता था। तो 3 जगह आवेदन करने के लिए 3 जगह जो है हमें फीस देना पड़ता था, इसलिए पुरानी प्रक्रिया जो थी वह महंगी थी। तो पुरानी प्रणाली के तहत पेटेंट प्राप्त करने से जुड़ी फीस काफ़ी अधिक भी थी, जिससे यह कई आविष्कार को, विशेष रूप से सीमित वित्तीय संसाधन वाले जो आविष्कारक हैं, उनके लिए पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही महंगी हो जाती थी।
जिनके पास पैसे कम है, जो आविष्कारक के पास पैसे कम है, उन्हें पेटेंट प्राप्त करना मुश्किल हो जाता था। अगला बिंदु है विकेंद्रीकरण। एक केंद्रीय पेटेंट प्रणाली कार्यालय और पूरे यूके में एक एकीकृत प्रणाली की अनुपस्थिति ने असक्षमताएं और असंगतताएं पैदा की। मतलब एक पेटेंट कार्यालय नहीं था, यानी कि ये 3 देश में अलग अलग पेटेंट कार्यालय था, जिस वजह से जो है तीनों जगह पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रियाएं अलग अलग है, तो इनमें विसंगतियां पैदा हो जाती थी। एकीकृत कोई नियम नहीं था, जिस वजह से विकेंद्रीकरण के कारण समस्याएं होती थी। आगे है नवाचार का हतोत्साह। पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत जटिल और महंगी होने के वजह से नए आविष्कारकर्ता पेटेंट के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता था, तो नवाचार का हतोत्साहन होता था। पेटेंट प्रणाली की बोझिल महंगी प्रक्रिया को आविष्कार और तकनीकी प्रगति के लिए बाधा के रूप में देखा गया था। तो ये पुरानी प्रक्रिया थी, पुराने कानून थे। 1852 के पहले ब्रिटिश पेटेंट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1852 के पहले, जिसमें ये सब कमियां थी। इन्हीं सब कमियों को दूर करके यह कानून लाया गया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 1852 के अधिनियम द्वारा शुरू किए गए प्रमुख प्रावधान और सुधार। इस कानून में क्या क्या सुधार किया गया? पहला, केंद्रीकृत पेटेंट कार्यालय। अभी हम ऊपर देखें कि विकेंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज ऑफिस जो है नहीं था, 3 अलग अलग देशों में अलग अलग कार्यालय थी, तो जिस वजह से जो नए आविष्कारकर्ता थे उन्हें पेटेंट प्राप्त करने के लिए 3 जगह आवेदन देना होता था, साथ ही साथ तीनों जगह जो है फीस भी जमा करनी पड़ती थी। तो उसी का सॉल्यूशन किया गया, केंद्रीकृत पेटेंट कार्यालय जो है यानी एक ही पेटेंट ऑफिस पूरे के पूरे यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया। अधिनियम ने लंदन में एक पेटेंट कार्यालय की स्थापना की, जिसने पूरे यूनाइटेड किंगडम के लिए पेटेंट के लिए आवेदन करने और उन्हें प्रदान करने की प्रक्रिया को समेकित किया। यह सरलीकरण और दक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम था। यह सिंप्लिसिटी यानी पूरे कानून को आसान बनाने में एक बड़ा कदम था, क्योंकि एक ही सेंट्रलाइज ऑफिस हो गया था। अब एक ही जगह आवेदन करना है और एक ही जगह के जितने भी नियम है उसका पालन करना है, तो यह बहुत ही सिंपल हो गया था, आसान हो गया था। अगला है एकल आवेदन और मुहर। एक ही जगह आवेदन करना और एक ही जगह से अप्रूवल लेना। मुहर का मतलब हो गया अप्रूवल यहाँ पर। तो एक ही जगह आवेदन करना और एक ही जगह से अप्रूवल लेना बहुत आसान हो गया। आविष्कारकों को अब पूरे यूनाइटेड किंगडम, पूरे यूके में वैध पेटेंट प्राप्त करने के लिए नए पेटेंट कार्यालय में केवल एक आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता थी। पहले की तरह 3-3 आवेदन करने की आवश्यकता अब नहीं रही। यूनाइटेड किंगडम की एकल महान मुहर यानी एक ही अप्रूवल से जो है पेटेंट अप्रूव हो जाता था, जिससे प्रत्येक क्षेत्राधिकार के लिए अलग अलग मुहरों यानी अलग अलग अप्रूवल की जरूरत समाप्त हो गई। क्षेत्राधिकार यहाँ पे 3 अलग अलग देश जिनका नाम का चर्चा ऊपर किए हैं, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ये तीनों में अलग अलग पहले जो अप्रूवल लेना पड़ता था, अलग अलग मुहर लगवाना पड़ता था, अब उसकी समाप्ति हो गई। अब केवल एक ही यूनाइटेड किंगडम का मुहर उन तीनों देश में काम करता था, यानी एक ही जगह अप्रूवल लेने की जरूरत हुई। कम लागत। एक ही जगह अप्रूवल लेंगे तो फीस भी एक ही जगह जमा करना पड़ेगा, जिससे कुल लागत में बहुत ही कमी आई। अधिनियम ने पेटेंट प्राप्त करने की समग्र लागत, जो टोटल कॉस्ट है, उसमें कमी आ गया, जबकि फीस अभी भी शामिल थी। पहले भी फीस लगता था, अभी भी फीस लग रहा है, लेकिन टोटल कॉस्ट कम गया क्योंकि फीस अब केवल एक ही जगह देना है। कई आवेदनों और मुहरों के उन्मूलन से आविष्कारकों के लिए पर्याप्त बचत हुई। कई सारे आवेदन करना, कई जगह अप्रूवल लेना,
इन सभी चीज़ों से आविष्कार को, जो आविष्कारक है उसे बहुत ही बचत हुई, यानी पैसे की बचत हुई। फीस को चरणों में संरचित किया गया था, जिससे आविष्कारकों को अपने आविष्कार की प्रगति के अनुसार अधिक भुगतान करने की अनुमति मिली। अब फीस को जो है वो अलग अलग स्टेप में डिवाइड कर दिया गया। अलग अलग स्टेप के अनुसार जो है आविष्कारक जो है अपना पेटेंट का फीस जो है वो अब जमा कर सकते थे। कह सकते हैं कि ईएमआई की तरह जो है फीस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जो आविष्कारक है वो फीस को दे सकते थे। तो जिससे आविष्कारक पे वित्तीय बोझ की कमी आई, अब उन्हें लागत कम लगने लगा। आगे है अंतरिम संरक्षण, इंटरिम जो सिक्योरिटी है उससे संबंधित। इंटरिम सिक्योरिटी क्या बोलेंगे? पूरे यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है पेटेंट की सुरक्षा। तो अधिनियम ने अंतरिम सुरक्षा की अवधारणा पेश की। एक आविष्कार अपने आविष्कार की रूपरेखा बताते हुए एक अंतरिम विनिर्देश दाखिल कर सकता था। मतलब एक आविष्कारक जो है अपने आविष्कार से संबंधित, आविष्कार से शुरू में जो है एक स्पेसिमेन कॉपी हम कह सकते हैं, वह उसके थ्रू जो है पेटेंट के लिए आवेदन कर सकता था, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि समरी की तरह है, संक्षेप में हुआ। और फीस जो है संक्षेप में उसे पेटेंट के आवेदन के साथ अप्लाई कर सकता था, और उसके बाद 6 महीने तक जो है आविष्कारकर्ता को जो है समय दिया जाता था पूर्ण विवरण जमा करने के लिए, यानी कि अपना पूरा जो है कॉपी जमा करने के लिए पेटेंट कार्यालय में 6 महीने का समय मिलता था। इससे फायदा क्या हुआ आविष्कारकर्ता को कि उसे एक तो भुगतान, जो शुल्क का भुगतान है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ा। दूसरा, 6 महीने की अवधि जो उसे प्राप्त हुई, उस अवधि में वो उस पेटेंट से जो मार्केट में जो उसका रिवेन्यू जनरेट होगा, जो पैसा उसे रिटर्न मिलेगा मार्केट से उस आविष्कार के फलस्वरूप, तो उस पैसे का आकलन भी वह आविष्कारकर्ता कर सकता था कि इस आविष्कार के बाद जो है उसे कितना मुनाफा होने वाला है या फिर कितना रिटर्न मार्केट से आने वाला है। तो वही है यहाँ पे कि जिसने उन्हें पूर्ण विनिर्देश जमा करने से पहले 6 महीने की अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान की। इससे इससे आविष्कारकों को अपने आविष्कार को विकसित, परिष्कृत करने और पेटेंट की पूरी लागत वहन करने से पहले उनकी व्यावसायिक व्यवहार्यता, यानी व्यावसायिक रूप में क्या होगा, यानी कि बिजनेस के रूप में वह कितना रिटर्न रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, इसका भी आकलन करने में उसे समय मिल गया। 6 महीने का समय मिल गया। तो ये बहुत अच्छी बात हुई ब्रिटिश पेटेंट लॉ एंड अमेंडमेंट एक्ट में। आगे है पूर्ण विनिर्देश। अभी बताएं कि टोटल 6 महीने के बाद जो है पूरी की पूरी कॉपी जो है वह पेटेंट ऑफिस में जमा करने का समय मिला। तो अंतरिम संरक्षण अवधि के भीतर आविष्कारकों को एक पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने की आवश्यकता थी, जिसमें आविष्कार का विस्तृत विवरण, आविष्कार से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान किया गया था और पेटेंट दावों के दायर को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। पूर्ण विवरण में आविष्कारक जो है वह पूरा जानकारी जो है उसमें देगा और पेटेंट का जो दावा है उसे पूरी तरह से परिभाषित करेगा। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे कोई डॉक्टर किसी बीमारी का जो है इलाज की खोज करता है, किसी दवा की खोज करता है, तो उस दवा की खोज करने पर वह पेटेंट ऑफिस में जो है पेटेंट करवाएगा। पेटेंट करवाने के बाद वह दवा जो है उस बीमारी पर मार्केट में कितना असर करेगा, उस दवा का उपयोग कितने लोग करेंगे, कितना रिवेन्यू, कितना पैसा मार्केट से रिटर्न आएगा, इसका आकलन जो है वह डॉक्टर कर सकता था। 6 महीने का समय दिया गया और इसकी कॉपी, पेटेंट की जो कॉपी जो है कि ये दवा किससे संबंधित है, यानी किस बीमारी पे
यह काम करेगा और उससे संबंधित जितने भी जो पेटेंट है जो अपने नाम वह करवाएगा, तो उसकी विवरण जो है उसे उस आवेदन में देने के लिए 6 महीने का समय मिल गया। तो विस्तृत जानकारी देने के लिए जो है समय मिला। आगे है परीक्षा। सीमित परीक्षाएं जो है सीमित हो गई, जबकि 1852 के अधिनियम ने आज के रूप में नवीनता और आविष्कारशीलता की कठोर सब्सटेंटिव परीक्षा शुरू नहीं थी। अभी के समय में जो है पेटेंट प्राप्त करने के लिए जो है, जो हम लोग एप्लीकेशन के साथ उसकी कॉपी लगाते हैं, स्पेसिमेन कॉपी लगाते हैं कि पेटेंट हमारा किससे संबंधित है, तो उसकी परीक्षाएं यानी उस चीज़ की परीक्षाएं से गुजरनी पड़ेगी हमारे आवेदन को, कि वास्तव में हम जो आवेदन कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। तो आज के समय की तरह उतना कठोर उस समय नहीं था। हमारे आवेदन को एक सतही परीक्षा से जो है उस समय गुजरना होता था 1852 के ब्रिटिश पेटेंट लॉ अधिनियम के तहत। आगे है विशेषताओं का प्रकाशन। अधिनियम ने पेटेंट विशेषताओं के प्रकाशन को अनिवार्य कर दिया, जिससे आविष्कारकों के बारे में जानकारी जनता के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो गई। इसने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और दूसरों को वैध पेटेंट का उल्लंघन किए बिना मौजूदा ज्ञान पर निर्माण करने की अनुमति दी। अब विशिष्टताओं स्पेसिफिकेशन का प्रकाशन। पेटेंट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसका प्रकाशन करने का जो है अनिवार्य कर दिया कि इसे प्रकाशन करना है। इससे फायदा क्या होगा कि किस किस टॉपिक पे पेटेंट जो है मिल चुका है, तो नए आविष्कारकर्ता को इसकी जानकारी लेना आसान हो गया, आम जनता को इससे संबंधित जानकारी लेना आसान हो गया और पारदर्शिता भी इससे आई। और वैध पेटेंट जो है, जो वैलिड पेटेंट है, उसका उल्लंघन किए बिना ही जो है ज्ञान जो है मौजूदा ज्ञान पर निर्माण करने की जो है आज़ादी मिली। मौजूदा जो भी ज्ञान है उस पे नए आविष्कारकर्ता जो है कुछ नया कुछ बना सकते थे। तो ये ब्रिटिश पेटेंट लॉ एंड अमेंडमेंट एक्ट में आया। पेटेंट का रजिस्टर। पेटेंट का रजिस्टर स्थापित किया गया जो प्रदान किए गए पेटेंट और उनके विवरण का सार्वजनिक रिकॉर्ड प्रदान करता था। पेटेंट से संबंधित रजिस्टर बनाया गया जो कि सार्वजनिक रिकॉर्ड जो है, जो पब्लिक रिकॉर्ड है, वह उस रजिस्टर में लिखा जाता था। असाइनमेंट और लाइसेंसिंग। अधिनियम ने पेटेंट के असाइनमेंट और लाइसेंसिंग को सुगम बनाया। पेटेंट से संबंधित लाइसेंस लेना, असाइनमेंट, इसको आसान बनाया, जिससे आविष्कारकों के लिए अपने आविष्कारों का व्यवसायीकरण आसान हो गया। जो भी आविष्कारक है अब वह अपने पेटेंट का जो है व्यवसायीकरण आसानी से जो है कर सकता था। उसे लाइसेंस जो है बहुत ही आसानी से मिल जाता था। आगे है पहले के कानूनों का निरसन। पुराने कानून जो है वह समाप्त कर दिया गया। 1852 के पहले जो कानून था, जिसमें 3 पेटेंट ऑफिस में अलग अलग आवेदन करना, ज़्यादा लागत लगना, फीस ज़्यादा होना और विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना, ये सब जो कानून था वह उसे इस कानून के बाद जो है पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश पेटेंट लॉ का प्रभाव और महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिटिश पेटेंट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1852 का यूके और उससे परे पेटेंट प्रणाली पर गहरा और अस्थायी प्रभाव पड़ा। यूनाइटेड किंगडम और उससे अलग यानी कि दूसरे देशों में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। क्या है? बढ़ी हुई पहुंच। पहला बिंदु है बढ़ी हुई पहुंच। लागत में कमी और प्रक्रिया के सरलीकरण ने पेटेंट को आविष्कारकों की एकीकृत विस्तृत श्रृंखला के लिए अधिक सुलभ बना दिया, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिला। लागत कम हुआ, प्रक्रिया आसान हो गया। कम लागत और प्रक्रिया का सरलीकरण यानी आसान होने से पेटेंट को आविष्कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला बना दी।
आविष्कारकों की एक चेन बना दी, डिटेल चेन बन गया, जिससे कि जो है यह पूरी प्रक्रिया आसान हो गई और आविष्कारक जो है अब आसानी से नए नए आविष्कार कर सकते थे और उसे अपने नाम रजिस्टर करवा सकते थे। तो इसे बढ़ावा मिला। नवाचार का प्रोत्साहन, आविष्कारकों की सुरक्षा को आसान और अधिक किफायती बनाकर उनके सुरक्षा को आसान बनाया गया, मतलब आवेदन को आसान बनाया गया, अधिक किफायती बनाया गया। अधिनियम ने अधिक आविष्कारशीलता गतिविधि और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित किया। अधिक आविष्कारशीलता यानी जो आविष्कारक है उनके अंदर जो आविष्कारशीलता है उसकी गतिविधि को बढ़ावा दिया, यानी उन्हें प्रोत्साहन करने का काम किया। बढ़ी हुई दक्षता, केंद्रीकृत पेटेंट कार्यालय और एकीकृत आवेदन प्रक्रिया ने पेटेंट प्रणाली की दक्षता में काफी सुधार किया। एकीकृत पेटेंट होने से यानी सेंट्रलाइज पेटेंट ऑफिस होने से जो है काम की दक्षता में जो है बहुत ही वृद्धि हुई। अब केवल एक ही कार्यालय में काम होना है तो काम करने का रफ्तार जो है वह बढ़ गया, यानी काम बहुत तेजी से होने लगा। अधिक पारदर्शिता, पेटेंट विशेषताओं के प्रकाशन ने पारदर्शिता बढ़ाई। पेटेंट से संबंधित जो विशेषताएं हैं इसका प्रकाशन आम जनता के लिए किया गया, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ी और तकनीकी ज्ञान के प्रसार को सुगम बनाया और आम जनता तक भी जो है तकनीकी ज्ञान का प्रसार हुआ आसानी से। आगे है आधुनिक पेटेंट कानून की नींव। 1852 के अधिनियम द्वारा शुरू किए गए सिद्धांतों और तंत्रों ने यूनाइटेड किंगडम में आधुनिक पेटेंट कानून के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी और अन्य देशों में पेटेंट प्रणाली को प्रभावित किया। बिल्कुल 1852 का यह पेटेंट कानून जो ब्रिटिश पेटेंट कानून है, यह दूसरे देशों के पेटेंट कानून के लिए एक आधारभूत संरचना की तरह काम किया। दूसरे देशों के पेटेंट प्रणाली में भी जो है कई तरह के बदलाव को लेकर आया। आगे है प्रक्रिया का सरलीकरण। पुराने प्रक्रिया का सरलीकरण कैसे कैसे हुआ, इन सभी बिंदु पे ऊपर चर्चा की हुई है, इसलिए यह बिंदु अब आसान लगने लगेगा। 3 मोहरों की समाप्ति, पहले ही चर्चा की हुई है कि 3 अलग अलग देशों में, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में तीनों जगह अलग अलग मोहरें लगवानी पड़ती थी, मतलब अप्रूवल लेना पड़ता था। तो अब एक ही जगह अप्रूवल लेना पड़ता है, जिससे कि प्रक्रिया आसान हो गई। तो 3 मोहरों की समाप्ति हो गई। आवेदन प्रक्रिया में सुधार हुआ। अब आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल किया गया, एक ही आवेदन किया गया और आवेदन के लिए जो है डिटेल जो है स्पेसिमेन कॉपी, डिटेल विवरण देने से पहले एक संक्षिप्त विवरण के तौर पे देकर प्रक्रिया आवेदन की जा सकती थी और 6 महीने का समय मिल गया विस्तृत विवरण देने के लिए। तो प्रक्रिया में सुधार किया गया। आगे है वित्तीय पहलू। वित्तीय पहलू क्या क्या बदलाव हुआ, तो चरणबद्ध शुल्क यानी कि जो फीस है वो स्टेप बाय स्टेप जो है ईएमआई की तरह जमा करने की सुविधा दी गई। कुल लागत में कमी, एक ही जगह अप्लाई करने से एक ही आवेदन शुल्क लगा, जिससे कि कुल लागत में कमी आ गई। अगला है अंतिम संरक्षण का महत्व। आविष्कारकों के लिए समय, आविष्कारकों के लिए समय दिया गया, जो 6 महीने का समय मिला, जिससे कि आविष्कारक उसकी व्यवसायिक के तौर पे वह कितना फ्रूटफुल होगा, कितना रिजल्टफुल होगा, यह उस आविष्कारक को उस 6 महीने के समय में वह जानकारी इकट्ठा कर पाएगा। तो ये समय मिल गया। पहले दाखिल करने का लाभ, पहले पेटेंट जो है अगर हम लोग जो है समरी, पेटेंट की समरी जो है उसके थ्रू पहले आवेदन कर दिए तो इसका एक लाभ मिला कि वो पेटेंट 6 महीने तक जो है हमारे नाम से रहेगा और 6 महीने के बाद जो है हमें उसका पूर्ण डिटेल जो है पेटेंट कार्यालय में जमा करना पड़ेगा। तो पहले आवेदन करने का आविष्कारकर्ता को जो है लाभ मिला कि उसी डेट से जो है
वो पेटेंट उसके नाम से हो गया। पेटेंट कार्यालय की भूमिका, विषयज्ञता का विकास, सार्वजनिक रिकॉर्ड बनना, विशेषज्ञता का विकास। नए पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट मामलों में विशेषज्ञता का विकसित की। जैसे जैसे कार्यालय बढ़ता गया, इसने तकनीकी ज्ञान वाले परीक्षक नियुक्त किए, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करते थे कि पेटेंट आवेदन सुसंगत है और आविष्कार का पर्याप्त रूप से वर्णन करते हैं। जब पेटेंट एक ही कार्यालय में होने लगा, अप्लाई एक ही जगह होने लगा, इससे पेटेंट एप्लीकेशन को जांच करने वाले व्यक्ति में तकनीकी ज्ञान आया और वो लोग अब बेहतर तरीके से उस आवेदन को जांच कर सकते थे कि उसमें पेटेंट से संबंधित विवरण जो है वह सही है या सही दिया हुआ है या नहीं। हालांकि जैसे कि पहले उल्लेखित किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य रूप से औपचारिकताओं पर केंद्रित थी और न कि नवीनता की गहन जांच पर। जो स्टार्टिंग में पेटेंट आवेदन किया जाता था, जो कि समरी कॉपी के साथ, अपने आविष्कार के समरी कॉपी के साथ, वह केवल औपचारिक जांच के आधार पर जो है पेटेंट दे दिया जाता था। लेकिन 6 महीने के बाद जो है, जब संपूर्ण विवरण के साथ उस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, तो उस समय गहन जांच की जाएगी। सार्वजनिक रिकॉर्ड, पेटेंट का सार्वजनिक रिकॉर्ड होने के वजह से जो है पेटेंट की रजिस्टर ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाया, जिससे व्यवसायों और अन्य आविष्कारकों के लिए जांचना आसान हो गया कि कौन से आविष्कार पहले से ही पेटेंट किए गए। एक ही रिकॉर्ड होने से यह आसान हो गया कि कौन कौन से आविष्कार जो है उस पे पहले से पेटेंट मिल चुका है, इसकी जांच करना जो है आसान हो गया सार्वजनिक रिकॉर्ड की वजह से। इसका दीर्घकालीन क्या क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला, अन्य देशों पर प्रभाव पड़ा और आधुनिक पेटेंट कानून की नींव रखी गई। अब औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे 1852 के अधिनियम को अक्सर विक्टोरियन युग, अभी हम शुरू में ही बताएं कि ये ब्रिटिश पेटेंट लॉ रानी विक्टोरिया के शासनकाल के 15वें और 16वें वर्ष के समय जो कानून पारित किया गया था, उसके अध्याय 83 में वर्णित है। तो यहाँ पे ये रानी विक्टोरिया के समय, तो 15वें और 16वें वर्ष में जो यह कानून आया, इसके बाद जो है औद्योगिक क्रांति आ गई कि विक्टोरिया के युग के दौरान ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक माना जाता है। एक अधिक सुलभ और कुशल पेटेंट प्रणाली ने अधिक लोगों को अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने और उन्हें कानूनी रूप से सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह पेटेंट प्रणाली जो है सभी लोगों को, सभी आविष्कारकर्ताओं को जो है उनके आविष्कार को कानूनी रूप से सुरक्षा प्रदान किया और आसानी से प्रदान होने लगा, जिससे कि बहुत सारे आविष्कारकर्ता जो है अपने आविष्कार को जो है पेटेंट करवाने लगे। तो औद्योगिक क्रांति का बढ़ावा हुआ। अन्य देशों पर प्रभाव, ब्रिटिश पेटेंट प्रणाली में किए गए सुधारों ने अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य किया। यह प्रणाली बाकी दुनिया के सभी देशों के लिए मॉडल के रूप में कार्य किया, जिससे कि बाकी देश भी इसके आधार पे अपने अपने देश में पेटेंट से संबंधित कानून बना सके। आधुनिक पेटेंट कानून की नींव रखी गई। बिल्कुल ठीक, सभी देशों में यानी बाकी देशों में जो आधुनिक पेटेंट कानून बना उसका आधारशिला जो है यही ब्रिटिश पेटेंट लॉ अमेंडमेंट लॉ एक्ट 1852 ही है। कमियां, इसमें क्या क्या कमियां रह गई? नवीनता की गहन जांच का अभाव। शुरुआती समय में जो है वह सिंपल समरी कॉपी के थ्रू जो है आवेदन कर दिया जाता था, जिससे कि उसका जांच कर पाना जो है
मतलब जांचना सही तरीके से जांच नहीं हो पाता था, जिससे कि पेटेंट जो है पूर्ण ना होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को जो है पेटेंट मिल जाता था, यानी उसके नाम से वह आविष्कार जो है रजिस्टर हो जाता था, जबकि वह आविष्कार जो है पूर्ण नहीं है, उसके बावजूद भी उसके नाम से वह आविष्कार रजिस्टर हो जाता था। दावों की अस्पष्टता, कभी कभी पेटेंट में दावे अस्पष्ट रूप से लिखे जाते थे, जिससे कि कानूनी विवाद हो जाता था। यानी कि जो पेटेंट अप्लाई करता था, जो पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, वह अपना दावा जो है स्पष्ट रूप से नहीं लिखता था, जिससे कि बाद में दो अलग अलग व्यक्तियों का पेटेंट जो है मैच कर जाता था और कानूनी विवाद का कारण हो जाता था। यहाँ पे अभी एक लिंक है जो कि हम साइट को दिखा रहे हैं आप लोग को, जो कि ब्रिटिश का पेटेंट लॉ से संबंधित लिंक है। एक सेकेंड, UKGOV पेटेंट फॉर्म UKGOV जो है थोड़ा साइट स्लो है, हाँ, www.gov.uk ये वेबसाइट है यूनाइटेड किंगडम का, जहाँ पे पेटेंट से संबंधित जो है जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे पेटेंट अप्लाई करने का जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ऑनलाइन पेटेंट फॉर्म जो है वो दिया हुआ है, फीस वगैरह भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट, पेटेंट ग्रांट के लिए रिक्वेस्ट करना, ठीक है, अप्लाई करना, बहुत सारे चीज़, यानी पेटेंट से संबंधित यहाँ पे जो है जानकारी मिल जाएगा। बहुत सारी सर्विसेज जो है वह फ्री भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, बहुत सारी सर्विसेज जो है पेड है, यानी पेटेंट में जो फीस वगैरह लगता है वो यहाँ पे चर्चाएं की हुई है। तो इस वेबसाइट को देखकर जो है और अधिक जानकारी लिया जा सकता है। तो चलिए, हम लोग बस इतना ही, ब्रिटिश पेटेंट लॉ से संबंधित जितने भी चर्चाएं हो सकती थी, आज हम लोगों ने उसे की है। धन्यवाद।